नमस्कार प्यारे साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं पर्यावरण अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचनाएं आप सभी को प्राप्त हो सके। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार में से एक ही वंशज परिवार के व्यक्ति एक साथ रहते हैं? विस्तारित परिवार, संरक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, इनमें से कोई नहीं। साथियों, एक ही वंश के परिवार के जो लोग एक साथ रहते हैं उन्हें हम समरक्त परिवार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समरक्त अर्थात एक ही खून के, एक ही पूर्वज वंशज के परिवार के लोग रहते हैं। साथियों, इसमें विस्तारित परिवार क्या होता है मित्रों? साथियों, विस्तारित जो परिवार होता है उसमें विवाहित जोड़े अपने माता पिता, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर रहते हैं। और पितृसत्तात्मक परिवार में जो परिवार की सत्ता होती है वो पिता के हाथ में होती है। ठीक है मित्रों, तो उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है, समरक्त परिवार। अगला प्रश्न है साथियों, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग है। देश के जो महत्वपूर्ण शहर है और राजधानी को जोड़ने वाले कौन से राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग। तो साथियों, देश के जो महत्वपूर्ण शहर और राजधानियों को जोड़ते हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं हमारे देश के अंदर जो प्रमुख बंदरगाह है, विदेशी जो राजमार्ग है, जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानियां हैं, जो बड़े बड़े औद्योगिक और पर्यटन केंद्र है उनको जोड़ने का काम करते हैं। और जबकि एक्सप्रेस जो राजमार्ग होते हैं वो क्या होते हैं मित्रों? सबसे अत्यधिक यातायात इन पर चलता है, अत्यधिक यातायात वाले मार्ग कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं हमारे विदेश में होते हैं, अर्थात विदेशों को जोड़ने वाले, अलग अलग देशों को जोड़ने वाले। और राज्य जो राजमार्ग होते हैं मित्रों क्या होते हैं? ये राज्य के मुख्य मार्ग होते हैं जो जिला मुख्यालयों को राज्य के मुख्य शहरों से जोड़ते हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ते हैं राज्य अपने राज्य को। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका दायित्व केंद्र सरकार का है और राज्य राजमार्ग अपने अपने राज्यों की सरकारें इसका दायित्व है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बया रहती है। ऑप्शन नंबर 1 घर में, ऑप्शन नंबर 2 दड़बे में, ऑप्शन नंबर 3 बिल में, ऑप्शन नंबर 4 घोंसले में। तो साथियों, बया जो रहती है, बया का जो आवास है वो घोंसले में है, आप सभी साथी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन वाला राज्य। ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। साथियों, भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन वाला जो राज्य है वो गुजरात है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, विभिन्न उद्योगों की स्थापना से संबंधित जिला के संदर्भ में असंगत कथन बताइए। राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 राज्य की पहली चीनी मिल बूंदी, राज्य का पहला सीमेंट कारखाना बूंदी, ऑप्शन नंबर 4 राज्य का पहला हस्त निर्मित कागज उद्योग जयपुर। तो साथियों, इसका जो असंगत कथन है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है गलत है। साथियों, यहाँ पर राज्य की पहली चीनी मिल बूंदी में नहीं खोली गई थी मित्रों, ये खोली गई थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नरेगा में पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? साथियों, जो नरेगा है हमारा ग्राम पंचायत में, उसको जॉब कार्ड जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्राम पंचायत द्वारा, जिला परिषद द्वारा, जिलाधीश द्वारा, पंचायत समिति द्वारा। तो आप सभी साथी इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ग्राम पंचायत के द्वारा जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, भारतीय संसद बनती है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो हमारी भारतीय संसद जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, नागपुर में। साथियों, केंद्र उपोष्ण जो बागवानी संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है कमजोर में विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति का कल्याण,
प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन। साथियों, जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है 1994, ये प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करती है। प्रशासन में जो जन सामान्य है उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों की जनजातीय क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन नंबर 1 सोमकागदर, ऑप्शन नंबर 2 माही बजाज सागर, ऑप्शन नंबर 3 सुखड़ी सेलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 4 बांदी सेंदड़ा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 माही बजाज सागर। साथियों, माही बजाज सागर है वो माही नदी पर स्थित है और ये गुजरात और राजस्थान राज्य के क्षेत्रों को सिंचाई परियोजना संबंधित है साथियों। तो माही बजाज सागर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सोमकागदर आपसे पूछ ले तो साथियों उदयपुर जिले से संबंधित है। किससे संबंधित है? उदयपुर जिले से संबंधित है और सोम नदी पर है ये। सुखड़ी सेलवाड़ा जो है वो सिरोही जिले में स्थित है, सकुली नदी पर स्थित है, जबकि बांदी सेंदड़ा सिंचाई जो परियोजना है वो जालोर भीनमाल जालोर से संबंधित है साथियों, बांडी नदी पर स्थित है। तो हमारे यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना संबंधित है मित्रों। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है। कौन सी समस्या है शिक्षण की नहीं है पर्यावरण अध्ययन की? प्राथमिक स्तर पर पूछी गई है मित्रों। संसाधनों की कमी होना, छात्रों में रुचि का अभाव, नवाचारों का अभाव, उपयुक्त सभी। साथियों, प्रश्न को बड़े गौर से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है। संसाधनों की कमी एक प्रकार से समस्या है, नवाचारों का अभाव है, यदि आप इनोवेशन नहीं ला रहे हैं तो वो भी समस्या है, लेकिन छात्रों में रुचि का अभाव ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों कक्षा में शिक्षक को रुचि पैदा करनी होती है। बालक इंटरेस्टिंग जब होते हैं जब शिक्षक की शिक्षण कला अच्छी होती है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, शिक्षण की समस्या नहीं है ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सिरस, प्लास, जूनो, विस्टा। साथियों, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है वो सिरस है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और इसको कब खोजा गया था साथियों? 1819 में खोजा गया था। और किसके द्वारा खोजा गया था? ग्यूसेप पियाजी द्वारा खोजा गया था मित्रों। आप सभी साथी इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं, लेकिन उल्कापिंडों से बड़े होते हैं मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बटबड़ पक्षी के लिए विख्यात आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र गजनेर किस जिले में स्थित है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर। तो साथियों बटबड़ पक्षी के लिए जो विख्यात गजनेर है वो बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एवं भी दोनों, उक्त कोई नहीं। साथियों दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कंप्यूटर है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, सत्यावन मिसप्रिंट हुई सामग्री पड़े इसे। श्रव्य एवं दृश्य सामग्री, उक्त कोई नहीं। साथियों जो कंप्यूटर है हमारा वो श्रव्य एवं दृश्य सामग्री, हम कंप्यूटर से सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों ऐसे साधन जिनमें बालक की दृश्य और श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग होता है वह कहलाता है श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसमें हम देख और सुन सकते हैं वो श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। अगला प्रश्न है साथियों सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है हमारी शिक्षण सामग्री है और सबसे प्रभावशाली कौन सी है? प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव, उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हम क्रिया के आधार पर जो प्रत्यक्ष अनुभव बालक को प्रदान करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं मित्रों। ठीक है साथियों बालक इसमें करके सीखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। ध्यान से देखिए मित्रों अजैविक प्रदूषक पूछे गए हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शैवाल है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए, दोहरी सूची आरएनए, एक सूची डीएनए, दोहरी सूची डीएनए। साथियों एड्स जो वायरस होता है वो एक सूची आरएनए है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है
दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रिक्त आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। साथियों दिल का दौरा जो होता है वो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा फैलाया जाने वाला रोग। हिस्टोलाइटिका द्वारा एंट अमीबा जो हिस्टोलाइटिका है उसके द्वारा कौन सा रोग फैलाया जाता है? पेचिस, टाइफाइड, दाद, अतिसार। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अतिसार। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है कार्टर के हेज गणों का अर्थ है। कार्टर के हेज गणों का अर्थ है दूध न देने वाली गाय बछड़े से प्रेम प्रदर्शित करती है, गरीब व्यक्ति के लिए थोड़ा नुकसान भी भारी पड़ता है, छोटी छोटी बातों का प्रकट करना, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है दूध न देने वाली गाय बछड़े से प्रेम प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है नाव मोटा घर में टोटा। साथियों यहाँ पर नाव अर्थात नाम से लिया गया, नाम तो मोटा है पर घर में टोटा है। तो क्या है? दोनों ओर से कुछ झुकने पर ही समझौता होता है, ढंग से ही खेती होती है और वह ढंग से नहीं होता है, पाप अंत में प्रकट हो ही जाता है, बाहरी चकाचौंध किंतु घर में तंगी। साथियों नाम मोटा घर में टोटा का मतलब है कि बाहर दिखावा तो बहुत कुछ करे लेकिन घर के अंदर वो तंगी पा रहा हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है बाहरी चकाचौंध किंतु घर में तंगी। अर्थात इसका मतलब सीधा सीधा सा है ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह दुर्ग जिसमें एक जल यंत्र अरहट स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 भटनेर, ऑप्शन नंबर 2 मंडरायल, ऑप्शन नंबर 3 बूंदी, ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़ दुर्ग। तो साथियों वह दुर्ग जिसमें एक जल यंत्र बना हुआ है, जल यंत्र स्थित है, वो चित्तौड़ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न है बेंगटी स्थान का संबंध किस लोक देवता से है। ऑप्शन नंबर 1 देव बाबा, ऑप्शन नंबर 2 केसरिया कुंवर जी, ऑप्शन नंबर 3 हड़बू जी, ऑप्शन नंबर 4 कल्ला जी। आप सभी साथियों बता दूं राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है 5 पीरों के रूप में जाने जाते हैं, 5 प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं साथियों। उनमें से प्रश्न है बेंगटी का जो स्थान है कहाँ स्थित है? फलोदी, जोधपुर में स्थित है और ये हड़बू जी के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। हड़बू जी का मुख्य मंदिर वहाँ अवस्थित है। और आप सभी साथियों को बता दूं हड़बू जी जो महाराज थे, लोक देवता थे, उनकी मूर्ति के स्थान पर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती थी मित्रों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी साथी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कई विकल्पों वाले प्रश्न, जैसे बहुत सारे विकल्प हो, क्या प्रश्न कहलाते हैं? बहुवैकल्पिक प्रश्न, सरल प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। साथियों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बहुवैकल्पिक प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों ईवीएस पाठ्यपुस्तक में एक रेलवे टिकट का एक नमूना बालक को दिखाते हैं, तो उसको दिखाने का क्या उद्देश्य है? छात्रों को रेल किराए के बारे में जानकारी देना, उन्होंने टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त रूपों का ज्ञान प्रदान करना, निष्कर्ष रूप पर पहुंचने के लिए छात्रों के कौशल में वृद्धि करना, उन्हें गहन सोच विकसित करने का अवसर देना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हम अगर बालक को टिकट दिखाते हैं तो उसका मतलब है जो टिकट में प्रयुक्त जो भी संक्षिप्त रूप है उन सभी का ज्ञान प्रदान करना, न कि किराए के बारे में जानकारी देना। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक को पुराने दिनों में मैजिक लालटेन के रूप में जाना जाता था? चाकबोर्ड, ग्राफ, स्लाइड प्रोजेक्टर, मैप। मैजिक लालटेन मतलब जादुई छड़ी। क्या मित्रों? जादुई लालटेन। जादुई लालटेन के रूप में माना जाता था स्लाइड प्रोजेक्टर को। साथियों ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। साथियों स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है? स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से हम किसी भी चीज को चित्रित रूप से दिखा सकते हैं। ठीक है मित्रों, पर्दे पर दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न है पर्यावरण के बारे में शिक्षा क्या है? पर्यावरण के बारे में हम शिक्षा प्रदान करते हैं बालकों को। क्या है? प्राकृतिक प्रणाली कैसे काम करती है इसकी समझ प्रदान कराता है, जटिलता की सराहना करता है और प्राकृतिक प्रणाली की विस्मयता प्रदान करता है। पर्यावरण और मानव गतिविधियों की प्रभावी समझ प्रदान करता है। पर्यावरण जागरूकता और चिंता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो साथियों पर्यावरण के बारे में जो शिक्षा है ये सभी है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी है, क्योंकि पर्यावरण जागरूकता प्रदान करता है और जागरूकता प्रदान करता है तो हमें जरूर पर्यावरण के प्रति चिंता भी होगी, उसको संरक्षण को लेकर। मानव जो गतिविधियाँ हैं उसको समझ प्रदान करता है, हमारी प्राकृतिक जो प्रणाली है कैसे काम करती है इसकी समझ भी हमें प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। साथियों आज का अंतिम प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा हेतु कौन सा पाठ्यक्रम कौशल आवश्यक है? पर्यावरण शिक्षा के लिए कौन सा पाठ्यक्रम कौशल आवश्यक है? संचार कौशल, संख्यात्मक कौशल, समस्या समाधान कौशल, उपयुक्त सभी। आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं साथियों 6 पाठ्यक्रम गतिविधियां मुख्य रूप से पर्यावरण शिक्षा के हेतु आवश्यक मानी जाती है
उसमें 6 पाठ्यक्रम में आपको जो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी है। 3 तो आपको ये ध्यान रखना है, संचार कौशल, संख्यात्मक कौशल, समस्या समाधान कौशल। इसके अलावा 3 और जो मुख्य गतिविधियाँ पर्यावरण शिक्षा के लिए आवश्यक मानी गई है वो है अध्ययन कौशल, व्यक्तिगत कौशल और सामाजिक कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल। ठीक है मित्रों, आप सभी साथी इन चीज़ों को नोट कर ले। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। साथियों, आप सभी को कैसा प्रैक्टिस सेट लगा, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी साथी दोस्तों के साथ, जिससे और भी साथी हमारी इन कक्षाओं का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।